So next we are continuing with the same stereoisomerism. So अंडर स्टीरियोआइसोमेरिज्म हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऐसे समझ लो एक बच्चा होता है. जो बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत फुर्तीला है, खेलकूद में पार्टिसिपेट करता है, मतलब वो ऑलराउंडर एक बच्चा है. ठीक है. तो जस्ट एज ऑर्डिनरी लाइट. ठीक है. अब उस बच्चे की कहानी क्या है. ठीक है. तो अब वो बच्चा क्या करता है अपनी स्टडीज़ के लिए, उसे या तो आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है या आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है. यहाँ पर जाकर शुरू शुरू में वो बहुत चुप चुप रहेगा. यानी उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, वो अपने आप में रहना पसंद करता है. उसके बाद धीरे धीरे वो खुलने चालू कर देगा. बट कंडीशन ये है, अगर वो बच्चा आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, या तो वो इंट्रोवर्ट रह जाएगा या एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा. बट इन केस 3 कंडीशंस हैं हमारे पास. एक तो या तो बच्चा वो इंट्रोवर्ट ही रहे, अपने आप में मस्त रहे, उसे अपने अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद हो, तो वो इंट्रोवर्ट रहेगा. बट दूसरी कंडीशन है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाए तो वो दोस्त बनाए. अब वो दोस्त 2 तरह के बना सकता है, या तो लड़के बनाएगा या लड़कियाँ बनाएगा. लड़के बनाएगा तो दोस्ती यारी में फँसेगा, थोड़ा गुंडागर्दी भी होगी. और लड़कियां दोस्त बनाएगा तो प्यार प्यार में फंसेगा. प्यार प्यार में फंसेगा तो अ, हम कह सकते हैं जोरू को गुलाम बनेगा, या फिर ट्रिक के लिए सेल्स याद रखना, एज अ सेल्स. तो एक ऑर्डिनरी लाइट है. यहाँ पे जो निकोल प्रिज्म है, हम निकोल प्रिज्म से जब उसको पास करते हैं, यानी उसकी कॉलेज में एडमिशन हो गई, तो शुरू शुरू में एकदम शांत रहता है, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया. दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे 3 कंडीशंस है. एक कंडीशन तो ये है कि भाई वो जैसा है वैसा ही रहे, पीपीएल डज नॉट रोटेट्स. और दूसरी कंडीशन ये है कि पीपीएल रोटेट करे. ठीक है. और दूसरी कंडीशन क्या है, पीपीएल रोटेट करेगी, यानी वो इंट्रोवर्ट नहीं रहा, वो एक्सट्रोवर्ट बन गया, या तो वो लड़कियों की तरफ होगा या फिर लड़कों की तरफ. तो अब यहाँ पर अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो लड़के क्या कहेंगे, लड़के क्या कहेंगे, ये भाई उल्टे काम कर रहा है, एंटी, मतलब लड़के उसको अलग ही समझेंगे. और अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब जैसे घड़ी चलती है, तो लड़कों को लगेगा भाई नहीं, ये बंदा हमसे दोस्ती रख रहा है, हम जैसा है, तो मतलब ये बंदा सही है, सही रास्ते पे चल रहा है. तो लड़कों का कहना क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये उल्टा चल रहा है. तो यहाँ पर वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ पे उसको लव शव हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है, लव से याद रखेंगे लेवोरोटेटरी. तो यहाँ पे जो हमें रोटेशन मिली वो कौन सी है, लेवोरोटेटरी. और अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमें कौन सी रोटेशन मिलेगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अब मैंने क्या बोला था, अगर वो लव शब्द पे पढ़ा तो चोर को गुलाम बनेगा. तो ये ट्रिक के लिए ज़्यादा रिलेट मत कर देना. SALE. ठीक है. सेल. सेल से क्या है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो लेबोरेटरी है. ठीक है. और वो एस फॉर्म शो करेगा. अब हम आगे देखेंगे तो हम R&S कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जिसमें रेक्टस और सिनिस्टर ने दी थी. ठीक है. 2 साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे R&S कॉन्फ़िगरेशन. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको हम एस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. ठीक है. और वही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम लेबोरेटरी कह रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑर्डिनरी लाइट थी, एक नॉर्मल सा बच्चा था, मतलब वो बहुत एक्टिव था, यानी खेल-कूद हर चीज़ में एक्टिव था. लेकिन जब वो दूसरे कॉलेज में जाता है, आउट ऑफ स्टेट जाता है, आउट ऑफ कंट्री जाता है, तो वो सब चीज़ें बदल जाती हैं. वो चुप-चुप गुमसुम रहेगा शुरू-शुरू में. फिर उसके बाद या तो वो इंट्रोवर्ट बन जाएगा, एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा. या तो क्या हो सकता है, वो इंट्रोवर्ट रह जाए या फिर अपने आप में खुश रहे, उसको पसंद ही नहीं है किसी से बात करना. या फिर वो या तो लड़कों से दोस्ती करे, लड़कियों से दोस्ती करे. लड़कियों से दोस्ती करेगा तो लड़कों को लगेगा कि भाई उल्टे काम कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज़ चल रहा है. ठीक है. हमारे हिसाब से चलेगा तो क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ लड़की, अगर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज़ चलेगा, लड़कियों के हिसाब से चलेगा, तो लेबोरेटरी प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ जाएगा. ठीक है. तो जोरू का गुलाम बन जाएगा सेल्स. ठीक है. सेल याद रखना,
एस फॉर्म, एस कॉन्फिगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, लेबर रोटेटरी, और अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं करती है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर वो रोटेट करती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पर जो ये हमें मिले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो अब हमारे पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि बताओ भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अगर पीपीएल रोटेट नहीं करेगा तो डेट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो पीपीएल रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मतलब वो ब्लड बुक के हिसाब से वो उल्टे काम कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के हिसाब से नहीं चल रहा है, प्यार व्यार में पड़ रहा है, तो भाई धोखा खाएगा। तो उनके हिसाब से ये माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस साइन है, तो इसको हम माइनस कॉन्फिगरेशन भी बोलते हैं या फिर एल। ठीक है, और इसको हम प्लस बोलते हैं, डेक्स्ट्रो को प्लस बोलते हैं और लेवो को माइनस बोलते हैं, या फिर लेवो को शॉर्ट में एल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्ट में डी। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये आता है कि अगर हमारा जो प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट होगा, तो कह सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव को मैं ओ आई लिखता हूँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दोनों के दोनों एब्सेंट होने चाहिए ताकि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव की एक कंडीशन मैंने क्या देखी, पीपीएल जब रोटेट करती है, यानी या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बट वो कंपाउंड अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा कायरल कार्बन पे। व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन क्या है? एक कार्बन जिसके ऊपर चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। एक H है, दूसरा OH है, तीसरा CH3 है, और चौथा C2H5 है। ठीक है, तो ये सब जो है वो अलग होने चाहिए। तो मैं लिख दिया H, दिख नहीं रहा है। तो जो इसके चारों ग्रुप अगर अलग अलग होंगे तो डेट कार्बन मस्ट बी, देन ये कायरल होगा। ठीक है, और अगर कोई कार्बन कायरल होता है, सिर्फ एक कार्बन, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है फॉर श्योर। बट अगर दो कार्बन आ रहे हैं, मतलब एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, और दोनों के दोनों कायरल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, सेम यहाँ पे बना रहा हूँ मैं CH3 OH CH3 CH3 पे मैं HH लगा देता हूँ। तो अब देखा जाए तो भाई ये कार्बन, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये पूरा ग्रुप अलग है, चारों ग्रुप अलग हैं, मतलब ये कायरल कार्बन है। दिस कार्बन, यहाँ पे भी चारों ग्रुप अलग हैं, ये भी कायरल कार्बन है। अब क्या ये कंपाउंड कायरल, जो इस पे दो कायरल कार्बन है, क्या ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कि सेम है ना, ऊपर नीचे सेम है, सिमेट्री दिख गई, तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर हमारी कायरल कार्बन की बात आती है, जैसे सेकेंड, तो अगर हमारी कायरल कार्बन की बात आती है, तो अगर एक कार्बन है तो डेट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। बट अगर दो कार्बन है, दो कायरल कार्बन है, तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से एक भी प्रेजेंट है तो कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दोनों ही एब्सेंट होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए। और कायरल कार्बन ज़रूरी है,
इसी के बेसिस पे हमें इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर्स वगैरह डिसाइड करते हैं। आगे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन इसी के बेस पे होती है। तो कायरल कार्बन को समझ लेना क्या होता है, जिस पे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। ओके, ठीक है। तो अब हमने देख लिया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंडीशंस स्पेसिफिक हैं, क्या क्या कंडीशन ज़रूरी हैं फॉर कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम देख लेते हैं इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स के बारे में। अब इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? तो इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। फर्स्ट थिंग क्या है, एक तो मिरर इमेज होनी चाहिए और सुपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। मतलब एक एक जैसे नहीं होने चाहिए कि इधर से उठा के मैं उसके ऊपर रखूँ तो वो एक जैसे हो जाए, नहीं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया, दिस इज़, यहाँ पे मेरे पास OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। अब आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन में बाद में देखूंगा। अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊँ अगर, जो बिल्कुल इसके पॉइंट होगी, यानी इसका OH यहाँ आ जाएगा, इसका Br इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। पहली बात तो ये भाई, ये जो कार्बन है वो कायरल है, ठीक है, वो चीज़ याद रखना। जस्ट ड्रॉ दिस, यहाँ पे Br, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब पहली बात तो ये कायरल कार्बन है क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग हैं। बट देखा जाए, अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे Br है, यहाँ पे OH है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, लेकिन मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, क्योंकि एक जैसे ही स्ट्रक्चर हैं। तो ये हमारे इनैंशियोमर्स हो गए। अब बात करते हैं दूसरा, और अगर ये बिल्कुल सेम होंगे, ये हो गए इनैंशियोमर्स। अब अगर ये बिल्कुल इसके जैसा ही होगा तो उसको बोल देंगे आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कब होगा? तो ये दोनों क्या हो गए हमारे? आइडेंटिकल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जब दो कार्बन होंगे तो एनर्जोमर्स तो वहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया दिस इज मिथाइल, BRH, BRH, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मिरर इमेज नहीं बनाऊंगा। मिरर इमेज बनाऊंगा तो उस सबको दिख ही रहा है कि यहाँ पे जब मैं इसको देखता हूँ, कायरल दोनों कार्बन है, लेकिन जब मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन सेम है। तो ये वाला कंपाउंड तो हो गया भाई मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसकी मिरर इमेज, इसका इनैंशियोमर बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसकी मिरर इमेज बनेगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसका मैं डायस्टेरियोइसोमर बनाता हूँ। डायस्टेरियोइसोमर कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट होगा, यानी यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है। अब दिखाओ कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं है। तो अब यहाँ पे ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड जो है वो हमारे डायस्टेरियोइसोमर है, क्योंकि ना तो ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं और ना ही एक दूसरे के सिमिलर है, ना ही ये आइडेंटिकल है। तो हमने एक नया नाम दिया, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी तो इनैंशियोमर, सेम होंगे तो आइडेंटिकल, और अगर बिल्कुल सेम नहीं होंगे तो उसको हम बोल देंगे डायस्टेरियोमर, डाया स्टीरियोमर्स, ठीक है। वो आगे मैं थोड़ा सा उसके बारे में और एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे ये बात रखना है अपना, ये जो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब मिरर इमेज ये नहीं होते। अब हमने ये कह तो दिया भाई कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन होते हैं बट उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स जिसमें दो या मोर कायरल एटम्स होते हैं, हम कह सकते हैं कायरल कार्बन होते हैं, बट
COS सेंटर ऑफ सिमेट्री और POS प्रेजेंट, जिसकी वजह से वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। जैसे हमने एग्जांपल देखी, या फिर एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। एक रिंग है जिसमें एक वेज यहाँ पे बना है, एक वेज यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे मिथाइल जोड़ा है, यहाँ पे मिथाइल जोड़ा है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है? सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है। वहीं मैंने एक कंपाउंड यहाँ पे ले लिया OH, OH, H, H, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ। क्या दिख रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। सॉरी, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 1 or more chiral कार्बन, बट सेंट्रल ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसकी वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ वो क्यों हुआ? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है। अब सेम बात करेंगे रेसिमिक मिक्सचर की। रेसिमिक मिक्सचर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें इक्वल डी और एल फॉर्म इक्वल होती है। जितनी डी फॉर्म होगी उतनी ही एल फॉर्म होगी, जिसकी वजह से रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। अब वो दोनों इक्वल हैं, डी और एल फॉर्म उसमें इक्वल है, तो वो एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये याद रखना है कि ये भी जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, बट क्यों? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि बताओ रेसिमिक मिक्सचर जो है वो, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसमें ध्यान रखना। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, वो हमें क्वेश्चन पेपर में जो पूछता है वो है R&S कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैंने इसकी पहले ही ट्रिक बना दी, सेल। ठीक है, सेल, और दूसरा होता है RDC। ठीक है, तो सेल का क्या मतलब है? एस फॉर्म कब होगी? जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब लेबोरोटरी होगा। और RDC क्या है? आर फॉर्म कब होगी? जब वो डेसोरोटेटरी होगा, जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो RDC को याद रखने की जरूरी नहीं है, सेल याद रखो कितना काफ़ी है। सेल। अब होता क्या है? R&S फॉर्म का क्या मतलब है? R से रेक्टस, S से सिनिस्टर, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे याद रखना जो हाइड्रोजन होगा शुड बी ऑन द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये काम करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो जो आ रहा है उसको स्विच कर दो। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए ये ले लिया, इफ़ आई हैव क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है। अब मैं इसकी नंबरिंग कैसे करूँगा? बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने पहले पढ़ा था रूल कि भाई जो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको मैं ज़्यादा नंबर दूंगा। अब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। क्लोरीन और ऑक्सीजन से देखा जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो क्लोरीन को सेकेंड पोजीशन मिलेगी और ऑक्सीजन को थर्ड। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन वर्टिकल है तो जो आने वाला है वही आएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा? घुमाऊँगा। घुमाऊँगा क्या? सीधा 1 2 3, तो मैं ये कैसे घूम रहा है? ऐसे 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। ठीक है, तो किस तरीके से घुमा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमा तो क्या आएगा? RDC। क्लॉकवाइज घुमा तो R फॉर्म, यानी ये मेरी R फॉर्म है। समझ में आया? लेकिन अगर यही H हॉरिजॉन्टल होता, या इस तरफ होता या इस तरफ होता, तो क्या होता? ये S फॉर्म होती। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे OH है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ब्रोमीन को फर्स्ट पॉइंट मिलेगा, क्लोरीन को 2, ऑक्सीजन को 3। इस तरीके से घूमा। भाई घूमा क्लॉकवाइज है, लेकिन आ रहा क्या? R। बट आई विल मेक स्विच, क्योंकि R नहीं रहेगा, ये हो जाएगा S। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H जो था वो क्या था? हॉरिजॉन्टल। इफ़ H इज़ हॉरिजॉन्टल देन मेक ए स्विच।
यानी आर एस और एस आर। तो यहाँ पे जो मेरी फॉर्म आई वो क्या आई, एस। ठीक है, इस तरीके से करना है आर और एस को, कॉन्फ़िगरेशन को कैसे देखना है वो सब पता चल जाएगा। अब एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 2 कार्बन वाली, मतलब 2 कायरल कार्बन होंगे। आई हैव CH3OH H। ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए मैं ग्रुप अलग अलग जोड़ रहा हूँ, PrClH। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस कार्बन को देखेंगे, दिस कार्बन। यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन और कार्बन है जिसके आगे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पहले कार्बन को देखो, किसको मैं प्रेफरेंस दूंगा, ब्रोमीन को, क्योंकि ब्रोमीन का टर्म से ज़्यादा है। देन क्लोरीन, देन दिस कार्बन। ठीक है, अब ये घूमेगा ऐसे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सा कैसे घुमा, क्लॉकवाइज घुमा। क्लॉकवाइज घुमा तो आर फॉर्म, दिस इज आर। समझ में आया, बस इतना ही करना है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, आर फॉर्म हो गई। ये कब था, 3 था अभी। अभी ऊपर वाले की बात करेंगे तो OCH3 है, इसको मुझे करना पड़ेगा। तो O तो सबसे पहले आएगा क्योंकि ऑक्सीजन का अटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। बट अब मैं बात करता हूँ कार्बन कार्बन, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। बट मैंने देखा था जब दोनों एटम सेम आ जाएँ तो मैं सेकेंड एटम की तरफ अप्रोच करता हूँ। तो यहाँ पे सेकेंड एटम क्या है, ब्रोमीन, क्लोरीन, मतलब इसके साथ बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सीधा कार्बन के बाद सीधा हाइड्रोजन है, तो मैं इसको पोजीशन सेकंड दूंगा, इसको थर्ड दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा। तो आई विल जस्ट इरेज इट। ठीक है, तो ये 1 2 3, ये कुछ इस तरीके से ऐसे घूम गया। तो ये कैसे घूमा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमा, लेकिन यहाँ पे एच हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे क्या था, वर्टिकल। अब जब एच हॉरिजॉन्टल होता है तो उसको हम स्विच कर देते, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म आ गई, ऐसा आ गई। ठीक है, अब इसी का मैं मिरर इमेज यहाँ पे बनाता हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन कि इनैंशियोमर एस्टेरोमर्स को कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया CH3, ये OH इधर आ गया, ये H इधर आ गया। बाकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम, किसको प्रेफरेंस देंगे पहले, ब्रोमीन या क्लोरीन को, ब्रोमीन को। 1 2 3, तो ये कुछ इस तरीके से गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, मतलब यहाँ पे एस फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ऐसे एल है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन को 1, इसको 2, इसको 3, तो ये इस तरीके से गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज गया, लेकिन एच यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, तो एंटी क्लॉकवाइज गया तो एस, लेकिन एस का स्विच करेंगे आर। तो यानी मैंने देखा इनएंशियोमर्स में क्या होता है, जो एस आर कॉन्फ़िगरेशन थी मेरी, वो भाई आर एस में चेंज हो गई। कुछ समझ में आया, और अगर ये आर एस में होती तो एस आर में वो चेंज हो जाती। तो ये भाई ये केस हो रहा है मेरा इनएंशियोमर्स में। आइडेंटिकल में तो सामने ही समझ आ रहा है कि जो आर एस है, एस आर है, वो एस आर ही रहेगा, क्योंकि सेम का मोड यहीं पे उतारना है। बट डाइस्टेरियोसोमर्स में क्या होता है, चेंज हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन। जो आर है वो एस हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाला एस का एस ही रह जाएगा। समझ में आया ना, तो वो डायस्टेरियोसोमर हो जाएंगे। इनैंशियोमर्स में चेंज हो जाता है, एस की जगह आर, आर की जगह एस। तो वो आइसोमर्स इनैंशियोमर्स हो जाते हैं, जिसमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये मिरर इमेज है। लेकिन जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर और एस, वो इसकी एक दूसरे के अलग अलग आ रही है। तो ये इसका यूज़ है, क्या यूज़ है, हम इनैंशियोमर्स आइडेंटिकल्स, जो हम आइडेंटिकल है या फिर इनैंशियोमर है या फिर डायस्टेरियोसोमर है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या है। तो ये इनैंशियोमर था, क्यों, क्योंकि इसका एस आर जो होता है वो आर एस में चेंज हो गया। तो आर एंड एस का कॉन्फ़िगरेशन का मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइडेंटिकल, यहाँ पे इनैंशियोमर्स, और यहाँ पे डायस्टेरियोसोमर्स। अब आइडेंटिकल में क्या होगा, अगर आर है वो आर ही रहेगा, यानी आर आर ही रहेगा, एस एस ही रहेगा। इनके साथ 1 कैरल कार्बन। अगर 2 कैरल कार्बन है तो आर आर है, वो आर आर ही रहेगा। एस एस है तो एस एस ही रहेगा। अगर वो एस आर है
तो वो एस आर ही रहेगा। वो एस एस है तो एस एस ही रहेगा, आर एस है तो आर एस ही रहेगा, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, तो आइडेंटिकल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला यूज़ हो गया। इनएंशियोमर्स में क्या होता है, अगर वो आर है तो एस में चेंज हो गया, अगर वो एस है तो वो आर में चेंज हो गया। ठीक है। डायस्टीरियोसोमर जो होते हैं वो फॉर वन कार्बन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर जो इनएंशियोमर्स है, अगर दो कार्बन है, तो मैंने क्या बोला, अगर वो आर आर है तो वो एस एस में चेंज होना चाहिए, एस एस है तो आर आर में चेंज होना चाहिए, अगर वो आर एस है तो एस आर में चेंज होना चाहिए। ठीक है, एस आर है तो वो आर एस में चेंज होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे डायस्टीरियोसोमर्स को हम पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं डायस्टीरियोसोमर्स की। डायस्टीरियोसोमर्स में क्या होगा, अगर ये आर आर है तो वो आर एस हो जाएगा, या फिर वो एस एस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो वो ये नहीं होगा, बाकी इसके अलावा कुछ और हो सकता है, वो एस आर भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो एस आर भी हो सकता है। सिमिलर, अगर वो एस एस है मतलब वो कुछ भी हो सकता है। अगर वो एस आर है तो एस आर नहीं होगा, ना ही वो, मतलब क्या वो चीज़ नहीं होगी, या वो एस आर नहीं होगा और आर एस नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे एस एस नहीं लेंगे हम, क्योंकि एस एस लिया तो वो आर आर जगह एस एस में चेंज हो गया, तो वो तो इनएंशियोमर बन गया ना। अब यहाँ पे एस आर है तो आर एस नहीं होगा, लेकिन वो आर आर हो सकता है, वो एस एस हो सकता है, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आ सकती है, मतलब सेम भी रह सकती है, अलग भी रह सकती है, बट इसके अपोजिट नहीं आएगी और इसके जैसी नहीं आएगी। समझ में आया, बस यही है। तो ये इसका यूज़ हो जाता है, इस तरीके से हम इनएंशियोमर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट पार्ट आता है इसमें, जो हमारा डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे थे, वो हम यूज़ करते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन बायोमोलिक्यूल्स। अभी के लिए बस इतना याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, जैसे हमारे ग्लूकोज है, तो वहाँ पे हमने देखा ओ एच ग्रुप जुड़ा होता है। तो अगर वो ग्रुप, जो ग्रुप है वो राइट साइड जुड़ा होगा, ओ एच ग्रुप, तो वो बन जाएगा, जैसे इसकी ट्रिक क्या है, डॉक्टर अल्कोहल। डॉक्टर अल्कोहल, डॉक्टर अल्कोहल मतलब डी फॉर्म आर से डॉक्टर अल्कोहल, डी से क्या हो जाएगा, डी फॉर्म आर से राइट साइड अल्कोहल, अगर अल्कोहल राइट साइड है तो ये डी फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, ऊपर सी एच ओ होता है, नीचे सी एच टू ओ एच होता है, और यहाँ पे एच होता है। बाकी इसकी हम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, बस अभी इतना याद रखना। जैसे यहाँ पे अगर मुझे आर एंड एच कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो, सबसे पहले तो ओ एच को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, ओ एच को 1 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे सी सी सेम है, बट यहाँ पे सी एच ओ है, यहाँ पे सी एच टू ओ एच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसके साथ, तो इसको मैं सेकंड नंबर दूंगा, इसको मैं थर्ड नंबर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक है, कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा। एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो हमने क्या ट्रिक याद की थी, आर डी सी और एस ए एल ई में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एस फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है हॉरिजॉन्टल, तो एस से क्या हो जाएगी, ये आर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या ट्रिक बताई थी, आर डी सी, यानी अगर आर फॉर्म आ रही है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, अब ये जो था वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, स्विच किया तो वो आर फॉर्म ही आई ना, आर फॉर्म आई मतलब यहाँ पे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। बस कार्बोहाइड्रेट में क्या स्पेसिफिक हो जाता है कि यहाँ पे जो ओ एच ग्रुप है, या तो ओ एच ग्रुप यहाँ होगा या यहाँ होगा, और दूसरा एच ग्रुप होगा, मतलब यहाँ पे कोई और ग्रुप नहीं होता है, इसलिए हमें ये चेक नहीं करना पड़ता, हमें सीधा याद रखना पड़ता है, अगर ओ एच इस तरफ है तो मेरा वो डी फॉर्म है, और अगर ओ एच राइट साइड है तो अगर मेरा अल्कोहल राइट साइड है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो राइट साइड, अगर वो लेफ्ट साइड है तो एल कॉन्फ़िगरेशन है, बस इतना याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। एक लास्ट फॉर्म है इसमें, एरिथ्रो और थ्रियो। तो एरिथ्रो और थ्रियो क्या है, बस वही जैसे ग्लूकोज होते हैं, ओ एच ओ एच, तो यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, एच एच, और सिमिलर यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे ओ एच इस तरफ होगा, यहाँ पे ओ एच इस तरफ होगा, एच एच, देयर इज़ मिथाइल, देयर इज़ इथाइल। अब इरिथ्रो थ्रियो का मतलब है, अगर ये दोनों इस साइड होंगे
तो ये ई टाइप बना रहे हैं, तो ये हो गया इरिथ्रोफॉर्म। और अगर ये अपोजिट साइड होंगे तो होगी थ्रियोफॉर्म। बस ये पूछ लेता है कभी कभी, तो उसके लिए याद रखना इरिथ्रो थ्रियो का ये मतलब है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आगे हम देखते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बस एक इसमें फॉर्मूला है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि अभी बोर ना हो जाए। अगर अभी बोर हो गए तो फिर कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कोई पड़ेगा ही नहीं। तो पहले कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म को देख लेते हैं, फिर लास्ट में ट्रिक के हिसाब से बता दूंगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म यानी कन्फर्मर्स। अब ये कन्फर्मर्स कहाँ से आते हैं? कन्फर्मर्स कब आते हैं? जब इट अराइजेज ड्यू टू फ्री रोटेशन। हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखा था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ पे क्या है, फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन। कार्बन, ठीक है, कार्बन सिंगल कार्बन के जब अराउंड होती है रोटेशन, फिर हमें कन्फर्मर देखने को मिलता है। यहाँ पे हम 3 कन्फर्मर पढ़ने वाले हैं, इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, और उसके स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, और कन्फर्मर देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला देखते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे मेरे पास इथेन है, यानी मेरे पास ये इथेन है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है, तो इसके पास 3 बैलून है, इसके पास 3 बैलून है। अब ये क्या करते हैं, मैंने मान लिया कि ये मेरा एक कार्बन है, इसके पीछे दूसरा कार्बन है, छुप गया। ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या करता है, वो एक सर्कल बनाएगा और एक डॉट बनाएगा। ठीक है, अब इस ये जो डॉट है, ये डॉट आगे वाला कार्बन है, और इस सर्कल के पीछे, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सर्कल के पीछे नेक्स्ट कार्बन है। अब जो इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन है वो ऐसे होंगे। ठीक है, और जो दूसरे वाले के होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो मतलब यहाँ पे जो बीच में है वो 2 कार्बन है। ठीक है, एक दूसरे के पीछे। तो ये हमारी फॉर्म है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है इनके बीच का, इस एंगल को बोलते हैं हम डाईहेड्रल एंगल। अब यहाँ पे जब मैंने क्या बोला, ये 60 डिग्री रोटेट किया, मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री और रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये इसके ऊपर एक जैसा ही हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर इस पेन से बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया मेरा एक कार्बन, दूसरा कार्बन पीछे। अब यहाँ पे क्या था, मेरे पास एच था, एच, एच। अब जब ये 60 डिग्री रोटेट किया तो ये वाला इधर ही बॉन्ड आ गया, इसके पास ही आ गया, तो मतलब एकदम एक दूसरे के पास आ गए। तो यहाँ पे डायहेड्रल एंगल जो होता है वो कम हो जाता है। तो मतलब ये वाली फॉर्म देख के ही लग रहा है कि भाई अनस्टेबल होगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ कार्बन टकरा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कम हो गया। मैंने क्या बोला, ये वाला जो एंगल है दिस इज डायहेड्रल एंगल। कितना था यहाँ पे, ये 60 डिग्री। जब 60 डिग्री और घुमाया तो ये हमारी दूसरी फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये जो कार्ब हाइड्रोजन है वो दूर दूर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने पहले बोला था यहाँ पे हमें 2 तरह की फॉर्म देखने को मिलती है, एक स्टैगर्ड और एक एक्लिप्स्ड। और यहाँ पे ये क्या है, एक्लिप्स्ड। अब देखकर पता चल रहा है कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। तो स्टैगर्ड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल, और जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी वो लेस स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि भाई इसके तो हाइड्रोजन भी आसपास है, तो कैसे स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कि कन्फर्मर्स ऑफ इथेन की बात की। यहाँ पे मैंने बोला कि जो हमारा जो स्टैगर्ड है वो स्टेबल है, और जो इक्लिप्स है वो अनस्टेबल है। ठीक है, वो लेस स्टेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो टोटल जितने भी कन्फर्मर्स हैं वो अनफाइनाइट बनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही कन्फर्मर बनते हैं, तो टोटल कन्फर्मर विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, और अदर मतलब इन दोनों को कन्फर्मर को छोड़कर ऑल कन्फर्मर्स अदर देन ई एंड एस,
जो हमने दो देखे, एक इक्लिप्स जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और दूसरा स्टैगर्ड जो कि सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म। ठीक है, यही चीज़ें याद रखनी है। अब देख लेते हैं हमारा एनर्जी प्रोफाइलिंग। ठीक है, तो एक तरफ एनर्जी होगी और एक तरफ डायहेड्रल एंगल होगा। जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे, मतलब एंगल हम बढ़ाते जाएंगे 60 के बाद 120, ऐसे घुमाते घुमाते गए तो क्या क्या बनता जा रहा है, बार बार एक्लिप्स स्टैगर्ड एक्लिप्स स्टैगर्ड बनेगी, तो सेम ही जा रहा है। यहाँ पे क्या है मेरा एनर्जी, यहाँ पे है मेरा डायहेड्रल एंगल। अब याद रखना एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी भाई उसकी ज़्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि जो स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम, क्योंकि जो स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होगी ना, क्योंकि वो अपने स्टेबल है। बट जो स्टेबल नहीं है, जो उछल कूद कर रहा है भाई, उसको पता नहीं चल रहा है उसको उधर जाना उधर जाना है, तो जो उछल कूद कर रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि वो फुर्तीला है। तो यहाँ पे एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जो उछल कूद कर रहा है, जो स्टेबल नहीं है, जो हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है वो हमारी हाई एनर्जी होती है उसकी, और जो स्टेबल होती है वो कौन सी है, स्टैगर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैगर्ड के बारे में। तो स्टैगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल, लेस एनर्जी, बस ये समझ में आ गया। अगला इससे भी इजी है। तो इक्लिप्स फॉर्म की बात कर रहा है, मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबल। ठीक है, बस यही पूछता है, ग्राफ पूछ लेगा कि बताओ इक्लिप्स कौन सी और स्टैगर कौन सी है, या फिर ये पूछ सक देगा भाई कि ई और एस फॉर्म ही होती है क्या, कन्फर्मर्स इन्फोनाइट होते हैं नहीं होते। अदर देन अगर ई और एस को छोड़कर हम कन्फर्मर्स की बात करें तो उसको स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। और स्टेबल कौन सी है, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो वो सब पूछता है। ठीक है, ये हो गया कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। अब जैसे कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की बात करेंगे, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं, वी हैव 4 कार्बन्स, CH3 CH2 CH2 CH3। अब हम बात करेंगे ये CH2 ये CH2, ये हमारे इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन आगे वाले के पास है और एक कार्बन पीछे वाले के पास है। तो यहाँ पर इस तरीके की हमारे पास कंडीशन बनेगी कि एक मैंने मान लिया यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरे पास H है, मिथाइल है। तो ये आसपास ही मैंने मान लिया कि जो सबसे पहले जो डायहेड्रल एंगल था उनके बीच में 60 डिग्री था। यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब इस डायहेड्रल एंगल को मैंने इंक्रीज़ किया, मतलब 60 डिग्री इसको रोटेट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये इसके पास आ गया, यानी कुछ इस तरीके से, ये जो मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अब ये मिथाइल इसके पास आ गया, मतलब यहाँ पे इसके पीछे मिथाइल आ गया, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया एज कंपेरिजन टू उसके। ठीक है, अब मैंने 60 डिग्री और रोटेट कर दिया, तो ये मिथाइल इधर आ गया, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे H, ये मिथाइल तो एकदम इसके अपोजिट आ गया भाई, 60 डिग्री और रोटेट कर दिया, और रोटेट किया तो ये मिथाइल इधर आ गया, तो मतलब वो सेम यही कंडीशन आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, इसके एक पोजीशन पीछे गया, मतलब एक एक पोजीशन होगी जब ये 60 डिग्री इसके पीछे गया, जब मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया होगा, तो कैसा मुझे मिलेगा, ये जो मिथाइल है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहीं इसके साथ एक और मिथाइल था भाई,
ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H। मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया, एकदम ये पास पास में थे, थोड़ा ज़्यादा दूर लग रहा है, ज़्यादा दूर नहीं होगा ये, एकदम पास पास। फिर मैंने जब 60 रोटेट किया तो ये पूरा 60 डिग्री एंगल बन जाता है। फिर इसको और रिमूव किया तो थोड़ा ऐसा बन गया, फिर और रिमूव किया। अब मुझे बताओ इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा और सबसे कम स्टेबल कौन सा है। तो जो हमने देखा है भाई, यहाँ पे तो दोनों मिथाइल ग्रुप एकदम पास में है, तो ये तो मुझे लग रहा है भाई ये तो सबसे लेस स्टेबल है। हाई स्टेबिलिटी की बात करूँ, मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री एंगल पे है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर, तो ये बेचारा हाई स्टेबल हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी हाई हो गया, हाईली स्टेबल। अब ठीक है, स्टेबल स्टेबल नाम तो दे दिया, अब इसमें स्टैगर्ड फॉर्म कौन सी है और इक्लिप्स फॉर्म कौन सी है, तो वही है, ये तो हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है, ये भी हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है। अब दोनों को स्टैगर्ड तो बोलूँगा नहीं, तो मुझे कुछ इसको नाम देना पड़ेगा। तो ये जो है इक्लिप्स्ड है, ये फुल इक्लिप्स्ड है, और ये थोड़ी सी पार्शल इक्लिप्स्ड है, तो इसको मैंने बोल दिया पार्शल इक्लिप्स्ड, इसको बोल दिया फुल इक्लिप्स्ड। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया फुल्ली इक्लिप्स्ड, और इसको बोल दिया पार्शली इक्लिप्स्ड। अब ये क्या हो जाएगी, फुली स्टैगर्ड हो जाएगी, ये पार्शियली स्टैगर्ड हो जाएगी। बट इसको मैंने एक नया नाम दिया, जो सबसे ज़्यादा, जब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसको वो थोड़ा काम अलग कर रहा है, तो उसको मैंने नाम दिया एंटी। एंटी हम पढ़ रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारे हिसाब से ना चले वो एंटी। तो ये एंटी कौन सा है, सबसे स्टेबल, सबसे स्टेबल कौन है, एंटी। दूसरे नंबर पे आएगा गॉच। ठीक है, जो गॉच है ये इसके बाद आएगा, क्योंकि ये था फुली स्टैगर्ड, ये है थोड़ा सा पार्शियल स्टैगर्ड। अब फुली स्टैगर्ड जो एंटी है, उसके बाद गॉच, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, उसके बाद फुल इक्लिप्स। ठीक है, इस तरह से पता चल गया स्टेबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा और सबसे कम स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गया कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। अब इसकी एनर्जी प्रोफाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी एनर्जी प्रोफाइल बनेगी, तो इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर एनर्जी, फिर एनर्जी गई, फिर एनर्जी आई, फिर एनर्जी गई। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर अब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, मैंने क्या देखा, एंटी की सबसे ज़्यादा थी स्टेबिलिटी, देन गाउच, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड, देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये क्या था मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, एंटी गाउच एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब जो उसका एनर्जी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो सबसे स्टेबिलिटी कम किसकी है, एंटी। सॉरी, एंटी गाउच पार्शियली इक्लिप्स फुल इक्लिप्स। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर में एंटी सबसे आ गया है, एंटी मतलब ये जो है हमारे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्टैगर्ड फॉर्म है, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। अब जो हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मतलब उसकी एनर्जी कम होगी, तो एंटी विल बी सबसे नीचे। उसके बाद जो सबसे लो, उसके बाद सबसे लोएस्ट भी कौन सी है, एंटी वाली, तो एंटी की एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद गाउच की, ठीक है, यहाँ पे पार्शियली इक्लिप्स्ड, और देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। पूछ सकते हैं वो एनर्जी प्रोफाइल में कि एनर्जी कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो नहीं याद रहे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर का उल्टा ही ऑर्डर है एनर्जी वाला ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, डायहेड्रल एंगल। ठीक है, ये था हमारा कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। अब देख लेते हैं कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, डेट इज़ गाउच इफेक्ट। अब हमने तो देखा भाई कि आंटी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल थी, बट एक कंडीशन आती है जिसमें जो ये आंटी है वो स्टेबल नहीं होता है, गॉच स्टेबल होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 फ्लोरो
एथेनॉल। जब हम 2 फ्लोरो इथेनॉल की एग्जांपल लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इथेनॉल मतलब CH2, एक तो इस पर OH होगा और एक यहाँ पे फ्लोरीन होगा, ठीक है। जब हम इसका कन्फर्मर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, गोच वाला। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और जब मैंने इसका गोच फॉर्म बनाई, ठीक है, 2 तो H यहाँ पे आ गए, एक आ गया OH। अब यहाँ पे इसका होता है लोन पे। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और दूसरा ऑक्सीजन है। सो सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे थोड़ी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी लाइक दिस, O इसके साथ जुड़ा हुआ है H। अब ये फ्लोरीन इसको पकड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये चिरेट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये गॉच फॉर्म जो होगी वो स्टेबल हो जाती है इस केस में, मोर स्टेबल देन ऑन टी। बट कब? जब यहाँ पे फ्लोरीन होगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो ये हमारा जो वो था एंटी गॉच पार्शियली इक्लिप्स्ड फुल्ली इक्लिप्स्ड, उस जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर था उसको ये थोड़ा सा चेंज कर देगा, गॉच आगे आगे आ जाएगा एंड हमारा देन किसके एंटी फॉर्म से, तो एंटी हमारा पीछे हो जाएगा। तो इसके केस में हमारा गॉच ज़्यादा स्टेबल है, देन एंटी, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड, देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। बस ये याद रखना। कंपाउंड पूछ सकता है, ब्यूटेन की जगह उसने ये पूछ लिया तो रट्टा लगा के वो मत लिख के आ जाना कि भाई एंटी ही ज़्यादा स्टेबल होता है, गॉच भी स्टेबल हो सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट कन्फर्मर, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल भी इसकी ऐसे ही बनेगी। इसमें हमारे पास 4 है, चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर। चेयर कैसे बनती है? एक साइक्लोहेक्सेन तो इस तरीके से होती है। अब ये 6 कार्बन अपने आप को चेंज करता है, ये होगी हाफ चेयर। कैसे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है। आई विल मार्क पॉइंट जहाँ जहाँ पे कार्बन है, कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। तो वी हैव 6 कार्बन, दिस इज चेयर फॉर्म, दिस इज बोट फॉर्म। दिस इज बोट फॉर्म। अब ट्विस्ट हाफ चेयर, हाफ चेयर कैसे बनेगी? ऐसी चेयर होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और लास्ट है ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट कैसे होती है? ऐसे, अब यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी ट्विस्ट बोट। तो यहाँ पे मेरे पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और इसका हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारी हाफ चेयर, सॉरी चेयर फॉर्म, बोट, हाफ चेयर, दिस इज ट्विस्ट बोट। अब स्टेबिलिटी के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। स्टेबिलिटी का उल्टा एनर्जी हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए क्या ट्रिक बनाई है? चाय टाइम विद ब्रो ऑन हिल्स, चाय टाइम विद ब्रो, यानी अपने भाइयों के साथ चाय टाइम, कहाँ पर? हिल्स पे, चाय टाइम विद ब्रो ऑन।
चाय से आ जाएगा चेयर, तो चेयर हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन टी, टी से ट्विस्ट बोट, ठीक है। वो उसके बाद ब्रो से बोट, और हाफ चेयर से हिल, हिल से हाफ चेयर। यानी जो हमारी हाफ चेयर होती है वो सबसे कम स्टेबल है, यानी उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। ये हमारा हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय एनर्जी। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं। तो बिल्कुल एकदम सिमिलर बनाना है। दिस इज एनर्जी, इस एंगल मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? चेयर फॉर्म की, ठीक है। उसके बाद चाहे टाइम, ट्विस्ट बोट, विद ब्रो ऑन हिल्स, तो यहाँ पे बोट आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हाफ चेयर, ठीक है। अगर पेपर में बनाना हो, थ्योरी पेपर में, तो यहाँ पे उसकी शेप बना देना, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे अगर हमें कन्फर्मर पूछता है ऑफ इथेन के, तो हम क्या बोलेंगे? 0, क्योंकि इथेन तो एकदम सिंपल है, वो कैसे एक सिंगल बॉन्ड पे करेगा, तो इथेन के कन्फर्मर 0 होते हैं, याद रखना। आई एम सो सॉरी, इथेन के हमने पढ़े मिथेन, इथेन यानी CH4 के। CH4 के अगर कन्फर्म पूछेगा तो वो 0 होंगे। इथेन की हमने देखे एक स्टैगर्ड और एक इक्लिप्स फॉर्म होती है। ब्यूटेन की हमने देखे 4 होते हैं, एंटी, गोच, पार्शियल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स। कन्फर्मर के देखे बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, चेयर, ठीक है। ये था हमारा कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म। अब थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आइसोमर बताओ अल्केन के, तो एक ट्रिक है, वैसे निकाल सकते तो निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अल्केन, अल्केन के पूछेगा तो वही पोजीशन, फिर वो चेन आइसोमरिज्म वो सब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, कार्बन 6 है, कार्बन 7 है, कार्बन 8 है, कार्बन 9 है, और लास्ट कार्बन 10 कार्बन है, ठीक है। तो याद कैसे रखना है? 1 2 3 इनके 1 1 1 होते हैं, 4 के 2 होते हैं, 5 के 3 होते हैं, इतना याद रखो। आगे टिक बताता हूँ। 6 कितने होते हैं? 6 से 1 काटा, 5, ठीक है। 5 के 3 थे, तो 7 के 2 काट दो, मतलब इसको ऐसे इसे रिलेट कर देना। 7 के 2 काट दिए तो हो गए, सॉरी 5 के 3 थे, 7 में 2 और बढ़ाने, 9, कम नहीं करने, बढ़ाने। अब यहाँ पे 8 के आगे 1 लगा दो, 18। इसके बाद में यहाँ पे लास्ट में याद रखो 75, अगर 10 कार्बन है तो 75 आइसोमर्स बनेंगे, और 7 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो याद रहेगा 75 लास्ट के याद रखने हैं, 7 5 ज़ा 35, 8 के 1 8 18, 7 के 2 बढ़ा दिए, 5 के 2 कम कर दिए, ठीक है। 6 का 1 कम कर दिया, 5। बाकी तो पहले 5 6 तो याद याद भी रख सकते हो, लास्ट वाला में थोड़ा बता दिया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ आइसोमर्स याद रखने हैं ऑफ अल्केन्स के, ठीक है। एक क्लास में मैंने बोला था स्टीरियो आइसोमर्स कैसे फाइंड करने हैं, उसकी फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जैसे देखा था, या तो एसिमेट्री हो, मतलब या तो सिमेट्री एब्सेंट हो, तो या फिर एसिमेट्रिकल हो, या फिर सिमेट्रिकल हो। अब सिमेट्रिकल में दो कंडीशन थी, एक तो इवन, एक ऑड, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2n, और यहाँ पे हमने देखा था 2n होता है, बट 2n-1, यहाँ पे क्या फॉर्मूला था? 2
n-1 उसमें प्लस करना था 2 की पावर n-1, उसमें प्लस करना था 2 की पावर p-1। ठीक है, सेम यहाँ पे भी लिख देंगे 2 की पावर n-1, उसमें माइनस कर देंगे 2 की पावर p-1। बस इतना सा फ़र्क है। यहाँ पे ये इवन के लिए है और यहाँ पे ये ऑड के लिए है, और बस समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं 2 की पावर n, ये क्या है, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव यानी ये हमारे जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो मतलब जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ये हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ओके, ये ऑप्टिकली एक्टिव और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, और अगर मुझे ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने हैं तो मुझे इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ऑप्टिकल टू गेट ऑप्टिकल आइसोमर्स। बट अब यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, तो बस अपनी थ्योरम लगा दो। क्या भाई, माइनस करूँ तो क्या मतलब होगा कि यानी ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, उसमें से माइनस क्या कर रहा हूँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले माइनस कर रहा हूँ, और मुझे क्या मिल जाएगा उसको माइनस करने के बाद, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर मिल जाएंगे। बस इतना सा चीज़ याद रखनी है, बस हो गया। और मैंने पहले बताया था पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू इज़, अगर इवन है तो हो जाएगा n/2, और अगर ऑड है तो पी की वैल्यू हो जाएगी n+1/2। सिंपल। तो ये है ऑड के लिए और ये है इवन के लिए। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ऑप्टिकली आइसोमर्स पता चल गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे निकालना है, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकालना है, बस ये थोड़ा सा याद रखना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब बस लास्ट में याद रखना जो रेसिमिक मिक्सचर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर की वैल्यू निकाल देता है, बोल देता है, तो उसमें जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आए हैं उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारा रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मूला, मतलब हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो शुरू में बोर ना कर जाए जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने ये लास्ट में बताया फॉर्मूला क्या है सिमेट्रिकल अल्केन्स का, एसिमेट्रिकल अल्केन्स का और सिमेट्रिकल अल्केन्स का। बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की तरह ही है, बस उसने क्या किया हुआ है, जो हमारा स्टीरियो आइसोमर्स बुक पे देखते हैं हम, उसमें उसने पी को सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब यहाँ पे n/2 पुट कर दिया और यहाँ पे n+1/2 पुट कर दिया, तो वही वैल्यू आ जाती है सेम। बस हम सेम फॉर्मूला ही याद रखेंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और यहाँ पे माइनस फॉर्म लगा देंगे कब, ऑड की फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स से जब हम ऑप्टिकल इनएक्टिव काटते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें मिल जाते हैं, और इसमें मिक्सचर अगर पूछ ले तो ऑप्टिकल एक्टिव जितने आइसोमर्स है डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को निकाल देंगे। एक लास्ट पार्ट है छोटा सा, तो अभी तक तो जब हम आर एस और कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे थे, जैसे हमने निकाला वैसे ही आ जाते हैं, बट अगर इन केस अगर वो तुम्हें वेज में पूछ ले तो वो थोड़ा सा याद रखना। जैसे मैंने ये मान लिया बेंजीन है, ठीक है, अब ये बेंजीन है और यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे उसने वेज में दिया हुआ है ब्रोमीन, एंड यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन। तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो ब्रोमीन है मुझे ब्रोमीन को देखना है, और ब्रोमीन के जो वेज वाला कार्बन है उसको देखना है इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से देखूंगा, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो यानी कुछ इस तरीके से बनेगा, ब्रोमीन इस तरफ और ये वाला कार्बन इस तरफ, जो कार्बन आगे जुड़ा हुआ है आगे रिंग से, और ये वाला कार्बन जो बच गया वो मेरा ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और जो हाइड्रोजन है वो मेरा नीचे चल जाएगा, हॉरिजॉन्टल में है तो वो नीचे चल जाएगा। अब मैं इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर लगाऊंगा, तो सबसे पहले ब्रोमीन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, और हाइड्रोजन जो है वो मेरा वर्टिकल है यानी हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी मेरी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही देखा था हमने, तो ये हो जाएगी मेरी एस फॉर्म। तो इस तरीके से आर एंड एस फॉर्म अगर निकालने को आ जाए इस केस में, तो इसे याद रखना, बस इस वेज कार्बन को इस तरीके से देखना कि ये
जो उसका दूसरा वाला है वो ये राइट साइड आ जाए, लेफ्ट साइड आ जाए, और ये जो डॉटेड में होगा वो नीचे आ जाएगा। और अगर ये हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल होगा तो भी उसका स्विच करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हमने निकाल के ये निकाल दी, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में इतना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।